कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो टारगेट दिमाग में क्या लिया? जी, मेरा शुरुआत से टारगेट तो था कि मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूँ। कितना सच है कि 16 घंटे डेली पढ़नी पड़ता है? अगर आप 5 से 6 घंटे भी कर रहे हो। सबसे पहले तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं? एक्चुअली मैं सैटिस्फाइड तो नहीं हूँ, मैं काफ़ी दुखी भी हुआ था इस बात से। मैंने मैथ को कम टाइम दिया, आपने बताया कि मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क कर दिए थे, जैसे ने कहा कि इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। पढ़ना नहीं छोड़ा था। फिर मेरे को टिप्स दिखते तो बैग भी दिलाएँगे, मैंने देखा कि आप बीच में घूमने भी गए थे। क्योंकि दिमाग को फटीग हो ही जाता है। ग्रुप स्टडी की कितनी अहमियत है? अहम पार्ट मानता हूँ लोगों को, अगर वो नहीं होते तो जो रैंक 1 है शिवम कुमार, जर्नी में काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट हो जाएगा ये। बच्चे पे थोड़ा हैवी टोल लगता है। रोड मैप बनाया हुआ है, कुछ ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में। आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? जी, मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो चाह तो हर किसी को है मंजिल को पाने की, वाहवाही लूटनी है सबको इस जमाने की, पर तालियां बजी सिर्फ उसके लिए जिसने जिद करी हर रोज खुद को उठाने की। आज वही जिद और वही जुनून पंशुल के रूप में हमारे साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है यतीश और स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे इंस्टीट्यूट के जेई मेंस और एडवांस दोनों के टॉपर पंशुल चौधरी। आज जानेंगे कि किस तरह पंशुल ने अपनी प्रिपरेशन करी और ये दोनों ही एग्जाम्स क्लियर करे। पंशुल, बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। पंशुल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो टारगेट दिमाग में क्या लिया था? जी, मेरा शुरुआत से टारगेट तो था कि मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मन में फिक्स्ड गोल होना चाहिए अगर आपको वो अचीव करना है तो। और साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती ही है। पंशुल, किसी भी डिसीजन के पीछे काफी लोगों की गाइडेंस होती है, तो आपको इस डायरेक्शन में सबसे पहले गाइडेंस कहाँ से मिली? जी, सबसे पहले मेरे को गाइडेंस तो मेरे माँ-बाप ने दी। फिर मैंने डॉट में एंटर किया, तो डॉट के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग थे, जिस वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। पंशुल, जेई की जर्नी जब आपने स्टार्ट करी, अब इसमें दो एग्जाम्स होते हैं, मेंस और एडवांस। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है क्योंकि साथ में 12th के साथ आपने ये एग्जाम क्लियर करा है, बोर्ड्स के एग्जाम भी देने थे। तो ये 3 एग्जाम्स के लिए अलग से कुछ-कुछ प्रिपरेशन करनी होती है या एक कंप्लीट सेट है जिसको फॉलो करेंगे तो तीनों एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा? एक्चुअली जेईई और बोर्ड्स के लिए तो थोड़ी अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड क्या होता है कि अगर आप एडवांस की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर मेंस लगभग 90% तक तो कवर हो ही जाता है। फिर हल्का-सा क्या है कि मेंस का पैटर्न अलग होता है, तो उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ता है, वो 10% बचता है। एंड बट जो बोर्ड्स है उसके लिए हमें थोड़ी-सी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, क्योंकि वहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं, तो फिर उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट ऐसा है कि अगर आप जेईई की तैयारी करते हो तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं, तो बोर्ड्स में आपको तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा उससे काफ़ी। पंशुल, और ये कितना सच है कि अगर आपको जेई एडवांस क्लियर करना है तो आपको 15 से 16 घंटे डेली पढ़नी पड़ता है? नहीं, नहीं, ये एक्चुअली इतना सच नहीं है, बट अगर आप जैसे कि जैसे क्लासेस लगती है, आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो और फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी अगर आप 5 से 6 घंटे भी कर रहे हो, तो फिर आपका हो जाएगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको ये हर रोज़ करना पड़ेगा। अगर आप जैसे किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेते हो और फिर उसके अगले 2 दिन नहीं पढ़ते, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप यहाँ टेस्ट देते थे तो कोई तो आपने एक स्केल रखा होगा कि मेरे को हमेशा इस टारगेट से ऊपर स्कोर लेकर आना है, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि वहां से नीचे मार्क्स आए होंगे, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? एक्चुअली मेरा टारगेट तो हमेशा यही रहता था कि मेरे पहले टेस्ट में जितने नंबर आए, तो मेरे को सेकंड टेस्ट में उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। बट ऐसा कई बार होता था कि मेरे से भी कम नंबर आते थे, तो मैं ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होता था। मैं खुद को सेल्फ एनकरेज करता था कि कोई नहीं, अभी ये हो गया तो फिर अगली बार हम कर सकते हैं, क्योंकि चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। आपके रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं, जो भी आपका भी जेई एडवांस में रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं, क्या कुछ आपने स्कोर किया है वो बताइए। एक्चुअली मैं सैटिस्फाइड तो नहीं हूँ। मेरे टोटल 149 मार्क्स आए हैं, एंड उसमें मेरे फिजिक्स में 64 है और एंड केमिस्ट्री में 72, बट मैथ्स में मेरे सिर्फ 13 है। एंड मैं काफ़ी दुखी भी हुआ था इस बात से, क्योंकि मेरे को मैथ ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ बुरी लगती थी, मैथ मेरे को अच्छी लगती थी, बट क्या था कि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जेई आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट वाला पेपर है, तो मैंने मैथ को कम टाइम दिया, इसलिए मेरे मैथ में कम नंबर आए। बस यही बात है।
एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कैटेगरी रिजर्वेशन से भी आते हैं, तो क्या मन में ये कभी और कॉन्फिडेंस था कि मेरी तो कट ऑफ कम आएगी, मैं क्लियर कर ही जाऊंगा, या आपके मन में क्या चलता था? नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो वैसे आपको पूरी दुनिया के साथ ही compete करना है। अगर आप ऐसे मन में रख के करोगे तो फिर नहीं हो पाएगी बात, क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी जो लिमिट है वो ऊपर हाई सेट करनी पड़ेगी। आपको अपना गोल हाई सेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से अपना गोल नीचे सेट करके रखते हैं तो फिर आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैथ्स में मार्क्स कम रहे, तो जब आप पेपर दे रहे थे, एग्जाम हॉल में बैठे थे, तो ये तो उसी वक्त रियलाइज हो गया होगा कि मैथ्स थोड़ा मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, तो कैसे उस वक्त हैंडल करा और कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ मूव किया? अ, वैसे तो मैंने पहले जब मैथ्स अटेम्प्ट करनी शुरू करी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा हो सकता है कि मैथ्स में मेरे को काफ़ी टाइम लगे और मैं इसमें अच्छे मार्क्स ना स्कोर कर सकूं। तो मैंने फिर सोच लिया कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जो मेरे क्वेश्चंस रह गए हैं, जो मैंने मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, वो मैं अटेम्प्ट करने शुरू करूँ। फिर मैंने जब वो क्वेश्चन कर लिए तो फिर मैं फिर से मैथ की तरफ बढ़ा, बट टाइम कम पड़ गया फिर। आपने बताया कि मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क कर लिए थे, तो ये कैसे, मतलब स्टार्टिंग जब आपने पेपर पढ़ा तो उसी वक्त आप मार्क कर लेते हो कि ये क्वेश्चन मैं आज करूंगा इस पेपर में? एक्चुअली ऐसा होता है कि आप पूरा पेपर पढ़ते चलते हो। जैसे मेरा था कि मैं पहले फिजिक्स करता था, फिर मैं केमिस्ट्री करता था, फिर मैं मैथ्स करता था। तो मैंने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पढ़ा, अगर वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जस्ट मेरे हिट हो गया वो दिमाग में, मैं अभी के अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो मैं कर लेता था। और फिर होता था कि ऐसे क्वेश्चंस की जो मेरे को पता है कि मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मेरे दिमाग में हिट नहीं हो रहे, तो मैं उनको मार्क कर लेता था, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता था। ओके। पंशुल, जैसे कोई भी बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर बच्चे का अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, किसी को कोई चैप्टर समझ नहीं आता, तो क्या आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसा कुछ था कि कुछ चैप्टर्स आपने खुद छोड़े हो या टीचर्स ने कहा हो कि इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ था? ऐसा एक्चुअली मेरे साथ नहीं था ज़्यादा, बट एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैं थोड़ा वीक था। तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे वो हल्का सा छोड़ दिया था, बट मेरा था कि मैं उसे अपने मेन से पहले स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, और जो कि मैंने कर लिया था। मेंस में आपका 99.77 परसेंटाइल आया था, है ना? काफ़ी अच्छा एक परसेंटाइल था। तो उसके बाद प्रिपरेशन में क्या बदलाव आया, इंक्रीज हुई, या थोड़ा लगा कि हाँ अब तो हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया था कि हाँ सही जा रहा हूँ मैं? एक्चुअली दोनों बातें थी कि थोड़ा सा मैं था भी कि अब तो हो जाना चाहिए मेरा, क्योंकि मेंस में अगर इतनी परसेंटाइल आ रही है तो। बट ऐसा भी था कि प्रिपरेशन करनी छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरे को मैंने बाकी सारे एग्जांपल्स देख रखे थे कि जो लास्ट टाइम पे पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा उनका डाउन हो जाता है। तो मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था, बट मेरे मन में था कि अब तो हो जाना चाहिए मेरा। पंशु, जब पेरेंट्स ने एडमिशन कराया होगा यहाँ पे, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ हर पेरेंट आता है, एडमिशन कराता है, और उसके बाद बच्चों को भी बोलते हैं कि 2 साल मेहनत करो। अब जब रिजल्ट आया, पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड थे, क्या रिएक्शन था उनका? जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो फिर क्या था कि मेरे पेरेंट्स को काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, क्योंकि मैं उनको दिखता था कि मैं पढ़ता था। एंड जब आया रिजल्ट तो वो काफ़ी खुश थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि अ, मेरा रिजल्ट लो आया तो वो काफ़ी खुश थे। मेरे को अच्छा भी लगा उनको ऐसा देख के। तो मेरे मन में फिर ऐसा था कि मेरे को अब अगले एडवांस में भी अच्छा रिजल्ट लाना है। एंड जब एडवांस में रिजल्ट आया तो मेरी थोड़ी सी रैंक घट गई, मुझे काफ़ी बुरा भी लगा। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई ऐसा डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जो रिजल्ट आया वो अ, आपकी वजह से ही आया, आपने मेहनत करी है। तो फिर मैं कोई इतना दुखी नहीं हुआ, सब सही था। मैंने देखा आपके पेरेंट्स मेंस में आए थे, सेलिब्रेशन के टाइम काफ़ी इंजॉय करा था, उनके चेहरे पर वो खुशी थी, अभी एडवांस के टाइम भी मतलब काफ़ी खुश थे आपकी मदर। जनरली जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट का रोल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं टीचर्स का, पेरेंट्स का काफ़ी रोल है। तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद आता हो कि वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट मिला हो पेरेंट्स से, टीचर से? ऐसे तो वैसे कई सारे मोमेंट्स थे, बट मेरे को एक याद है कि मेन से जस्ट पहले मेरे मार्क्स काफ़ी घटने लगे थे, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी थी और अपने टीचर से भी करी थी। दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ऐसा होता है कि जब पेपर पास आता है तो प्रेशर बढ़ जाता है एंड स्कोर से घट सकते हैं, लेकिन
उन्होंने फिर मेरे को टिप्स दी कि अपने दिमाग को कैसे काम रखे और पेपर में कैसे बढ़िया कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्राइज मनी भी डिसाइड हुई थी जैसे पेरेंट्स लालच देते हैं कि अगर तूने एग्जाम क्लियर करा, या आपने कोई डिमांड रखी हो फ्रेंड? अ, उन्होंने मेरे लिए प्राइस तो रखा था कि तू कर लेगा तो हम तेरे को मैकबुक दिलाएंगे। एंड मैं काफ़ी उसके लिए एक्साइटेड भी था कि मुझे मिलेगा तो। तो अभी दिलाए या नहीं? अभी एक्चुअली दिलाने ही वाले हैं वो बस मेरे को। रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर सर और मैम पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो पंचुअल को मैकबुक दिला दो, उसने क्लियर कर लिया एग्जाम। अच्छा, एक चीज ये कि जब बच्चा 2 साल प्रिपेयर करता है तो बच्चा सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं कि अब 2 साल बिल्कुल बांध लेते हैं बच्चों को, कहीं कुछ नहीं। मैंने देखा कि आप बीच में घूमने भी गए थे, मतलब चीजों को मैनेज करा है। हाँ, क्योंकि दिमाग को फटीग हो ही जाता है कि अगर आप वो कंटिन्यूअसली ये सब करते ही रहेंगे तो फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना भी चाहिए। मतलब ब्रेक लिया जा सकता है, तो वो हाँ। ब्रेक कैसे, मतलब क्लासेस को छोड़कर, या कैसे मैनेज किया आपने? अ, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कोई टॉपिक है वो आपको आसान लगता है, या फिर किसी टॉपिक की जस्ट स्टार्टिंग है तो क्या होता है कोई सा भी टॉपिक जस्ट जस्ट स्टार्ट होता है ना तो फिर थोड़ा सा इजी पड़ता है उस टाइम पे। तो फिर आप उस टाइम पे कर सकते हो, बट ऐसा है कि अगर आप कहीं ब्रेक लेकर घूमने जा रहे हो, आप क्लासेस स्किप कर रहे हो, तो आपको उसके अगले दिन से डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसको पूरा रिकवर करने के लिए। फ्रेंड्स का कितना रोल है आपको? कितने फ्रेंड्स मिले, या बच्चा जब साथ में पढ़ाई करता है तो ग्रुप स्टडी की कितनी अहमियत है, या खुद सेल्फ स्टडी की ज़्यादा अहमियत है? ग्रुप स्टडी की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि कई बार ऐसे डाउट आ जाते हैं और साइड में दोस्त होता है उसका वो क्वेश्चन हो गया होता है तो फिर काफ़ी इजी पड़ता है उससे पूछना। एंड दोस्त होते हैं तो फिर ऐसा भी नहीं लगता कि हम इस जर्नी में अकेले हैं, साथ में साथ ही मिलते हैं तो फिर जर्नी और आसान हो जाती है। और दोस्त साथ में होते हैं तो फिर एक दूसरे को हम एनकरेज भी करते हैं कि भाई तू और कर सकता है। फिर मार्क्स भी आते हैं हम दोस्तों के तो हम एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकते हैं कि अभी तू और बढ़िया कर सकता है या फिर तुझे और बढ़िया करना चाहिए। एंड मेरे जो दोस्त का ग्रुप था वो काफ़ी अच्छा था। मैं अपनी जर्नी में काफ़ी अहम पार्ट मानता हूँ उन लोगों को, और अगर वो नहीं होते तो शायद हो सकता है कि मैं इतना भी ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि दोस्तों के साथ तो ज़रूरी होता है, बट ये बात होती है कि आपके दोस्त जो हैं, आपका जो ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जो मेरा ग्रुप था उसमें सारे बच्चे अच्छे थे, सारे टॉप स्कोरर ही थे। तो आपको अपना ग्रुप भी अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप जैसे किसी गंदे ग्रुप की संगत में आ जाते हैं तो फिर बच्चा डाउन भी जा सकता है, तो ये बात आपको मन में रखनी पड़ेगी। एक आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चीज़ वायरल हो रही है जो रैंक वन है शुभम कुमार, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उस रिजल्ट को क्लेम कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी कोई न्यूज़ देते हो, टॉपिक से थोड़ा हटकर बात है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आता है कि मतलब जो रिजल्ट आया उसमें मान लेते 4-5 कोचिंग उस रिजल्ट को क्लेम कर रहे हैं, बच्चे का कितना एफर्ट है, या मतलब अब मान लेते हैं आपका रिजल्ट आया है तो बच्चे को पोस्टर देख के कहीं एडमिशन लेना चाहिए, या क्या मतलब एडमिशन के वक्त उसको इंक्वायर करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे हैं जो रिजल्ट देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देखते हैं और बस जाकर ब्लाइंडली वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। आपका क्या पीओवी है इस पे? एक्चुअली सिर्फ ये देख के रिजल्ट नहीं देना चाहिए। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उनके फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है। एंड जैसे कि डॉट में तो सेल्फ स्टडी का भी एक पूरा रूम है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट था यहाँ का कि हम यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ वहीं टीचर्स भी रहते थे तो उनसे डाउट लेना भी काफ़ी ईजी पड़ता था। एंड क्या है कि यहाँ का माहौल भी होता है एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, यहाँ पे ग्रुप अच्छा है क्या नहीं। एंड ये बात होती है कि आप वहाँ उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो फिर आपको हर चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेमो क्लासेस भी होती है, तो डेमो क्लासेस यहाँ का काफ़ी सारा प्लस फैक्टर है। क्योंकि आप ऐसे ही कहीं पे ब्लाइंडली एडमिशन ले लोगे और फिर आपको उनकी क्लासेस में कुछ समझ आता ही नहीं, तो फिर आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट हो जाएगा ये, तो ये कंसिडर करना चाहिए। पंशुल, एक और सवाल यहाँ ये बनता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि बच्चा कई बार सोचता है कि मैं 10th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, कई बार सोचते हैं पेरेंट्स जल्दी 8-9 में स्टार्ट करें, तो आपके अकॉर्डिंग कब से बच्चे को एग्जैक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की?
मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप 9th क्लास से शुरू कर दो, फाउंडेशन क्लासेस लगती हैं। वो उसमें काफ़ी बच्चे का अच्छा बेस बनता है। जैसे कि ऐसा होता है कि 10th के बाद हम सीधे 11th की कोचिंग शुरू कर देते हैं ना, तो फिर बच्चे पे थोड़ा हैवी टोल लगता है। वो बच्चे पे थोड़ा काम बढ़ जाता है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। एंड अगर आप 9th से फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर देते हैं तो फिर बच्चे का एकदम स्लोप से आईक्यू लेवल और वो सब बढ़ता रहता है। अब यहाँ से आगे आप अपनी जर्नी को किस तरह देख रहे हैं? इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली आईआईटी मिलने वाला है आपको, आप जाएँगे, तो 4 साल के लिए कुछ प्लान, अभी कुछ रोड मैप बनाया हुआ है, कुछ ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में? मेरा तो अभी ये है कि मैं कोडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे जो जनरल लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे कि कई सारे हैं, आप अगर गिटार सीख रहे हो तो गिटार के लिए एक ऐप है, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो किसी लैंग्वेज के लिए ऐप है। तो कोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है आज की दुनिया में। अंशुल, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और सबसे शायद इम्पोर्टेंट सवाल ये होने वाला है कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? और अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अपने टीचर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट कैसे आए? क्योंकि आजकल बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर टीचर्स की बात को भी नहीं मानता। ये है कि बच्चा गेम्स खेलने लग जाता है और सीरीज़ देखने लग जाता है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ़लाइन क्लासेस जॉइन करी, तो कि क्योंकि यहाँ पे टीचर्स के डायरेक्ट टच में रहता है बच्चा और बाकी स्टूडेंट्स भी रहते हैं। एंड टीचर्स पे फ़ेथ करने की जो बात है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको फ़ेथ करना पड़ेगा टीचर्स पे, क्योंकि बिना टीचर्स के आप रिज़ल्ट नहीं कर सकते अचीव। थैंक यू सो मच पंशुल, काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू आप सभी का इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आगे और भी अच्छे पॉडकास्ट हम आपके लिए शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।